आइए अब देखते हैं होशंगाबाद से इलेक्शन का खास शो। 2 सवाल और वही 2 उम्मीदवार और वही 10 सवाल। के लिए आपकी 3 योजनाएं बताइए। देखिए, विकसित भारत मोदी जी का जो मॉडल है उसमें युवा रोजगार को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने, चूँकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, 35% युवा इस देश में है और इसलिए उनके लिए शिक्षा और रोजगार इसको लेकर ही हमारी थीम आगे काम कर रही है, जिसमें शिक्षा को लेकर नए नए इंस्टीट्यूट जो खुल रहे हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो चाहे तकनीकी क्षेत्र में हो उसमें, और दूसरा रोजगार उनको विकसित करने के लिए उनको आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य लिया हमने उस और ज़्यादा से ज़्यादा दिया। प्रधानमंत्री की सीधे सीधे जो योजना है उसमें पहला लक्ष्य हमने लिया और इस बार उसके लिए नीचे तक हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से काम ले जाया गया, जिससे युवा प्रेरित होकर अनेकों युवाओं ने ट्रेनिंग ली है और उससे उनको लाभ हो रहा है। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पढ़े लिखे लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छी दिशा देकर जिस क्षेत्र में जाना चाहेंगे उसमें शिक्षा दिलाई जाएगी। जो व्यवसाय क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको व्यवसाय की व्यवस्था कराई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षाओं की बात की जाए, उन्हें समाज में बराबरी का हक किस तरह से दिया जाएगा? महिला सुरक्षा की दृष्टि से देश और प्रदेश के आंकड़े जब हम देखते हैं तो एक समय 911 महिलाएं मध्य प्रदेश में हुआ करती थीं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहना से लेकर अनेकों योजनाओं ने जब काम किया और देश के अंदर नारी वंदना को लेकर जब काम हुआ तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा 967 पर आ गया है और ये आगे बराबरी पर आएगा पूरे देश में। और महिलाओं ने, हम उसके परिणाम बैलेट पेपर पर भी, बैलेट मशीन में भी देख रहे हैं, तो उसके परिणाम सामने दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं का विश्वास जगा है। वो 2014 के पहले का जो निराशा का भाव था वो समाप्त हुआ और मोदी जी के राज में महिला सशक्तिकरण आगे अभी 27% का 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया और जिसका आगामी 2027 से लाभ मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में हमेशा महिलाओं का सम्मान रहा है। महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा पहले से दिया जा रहा है और अभी और आगे चल के जो उचित होगा और उनको सम्मान दिया। किसानों की बात की जाए तो किसान संघर्ष करते हुए ही क्यों, कोई भी सरकार है उसे संघर्ष करते हुए ही किसान दिखता है? देखिए, मैं बेसिकली इसी विंग से आता हूँ। मेरा सामाजिक काम, मेरा प्रादुर्भाव भी इसी भाव से हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पहले के मध्य प्रदेश और अब के मध्य प्रदेश में, पहले के देश और अब के देश में बहुत अंतर है। पहले एक फसल नहीं पैदा होती थी, अब 3-3 फसल पैदा हो रही है। नर्मदा क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ चाहे वो बिजली की प्रचुर मात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, बिजली, पानी, सड़क और परिवहन, मूल्य, इन सब को लेकर हमारी सरकार ने काम किया। और अब आप ही बता दें कि कितने दिन से, आप तो लोकल क्षेत्र में रहते हैं, अब सड़कों पर किसान नहीं है, अब तो खेतों में और समृद्धि की ओर किसान बढ़ गया। मैं वास्तविक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी किसान हैं और जहां मैं जिस परिवेश में रहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में, मुझे खेती की पूरी जानकारी है। किसान आज तक जो भी है खुद की दम पे अपना काम करता है, वो कर रहा है। सरकार की तरफ से वर्तमान में कोई सुविधा नहीं दी गई है। हमारी सरकार बनेगी तो किसान के लिए सबसे पहले समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की कानून बनाया जाएगा। किसान के लिए 100% नुकसान बीमा द्वारा 1 महीने के अंदर उसे खाते में राशि आए, जो हमारी सरकार करेगी। ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं, बदतर स्थिति में हैं, उन्हें कैसे सुधारेंगे? आज आप पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में, कोरोना काल के बाद तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन हम देख रहे हैं। चाहे मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति देखें, ग्रामीण सुरक्षा की, और जो हमारी सरकार ने तो अब अनिवार्य नियम भी इसमें शुरू कर दिए हैं, जिसमें पीजी या उसकी अतिरिक्त शिक्षा लेने के बाद हमारे जो जितने भी चिकित्सक होते हैं उनको गांव में ले जाया जाएगा और गांव के प्रबंधन, चाहे वो बिल्डिंग की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, उस पर लगातार काम चल रहा है और गांव में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हम मिल रही हैं। ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधा वेंटिलेटर पे है, इसे कैसे सुधारेंगे? अच्छे तरीके से चालू कराई जाएगी। विकास के लिए क्या रोड मैप रहेगा? हमारा रोड मैप तैयार है, हर चीज़ की व्यवस्था अब पहले से अच्छी है।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, ITI खुलेगी। लोग पढ़े लिखे लोग जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे स्कूल रहेंगे, उनको सारी व्यवस्था दी जाएगी। अगर नर्मदापुरम की बात की जाए तो नर्मदांचल इसे कहा जाता है। नर्मदा नदी से लगा हुआ क्षेत्र है, नर्मदा में लोगों की आस्था है, लेकिन अवैध उत्खनन भी क्षेत्र में काफी ज्यादा है। इसे कैसे रोकेंगे? देखिए, ये प्रक्रिया एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही होता है। अवैध काम हमेशा अवैध ही रहते हैं, उनको न पहले चलने दिया गया था, अब तो वैसे भी नहीं चलने दिया जाएगा। प्रयास करें कि नर्मदा में रेत की नीलामी बंद हो और उत्खनन बंद हो। केवल नर्मदा जी को जो लोगों की भावनाएं हैं, एक देवी के रूप में मानते हैं, हमारी जीवन दायिनी है, उसका जितना अच्छा संरक्षण हो, उसको पर्यटन स्थल जहाँ जहाँ लोग पूजा करने जाते हैं अच्छे घाट बने, अच्छा रोड बने, परिक्रमा के जाने के लिए लोगों को परिक्रमा पथ बने, ये सब तैयारी की जाएगी। नर्मदा की सफाई की बात की जाए तो लोगों की आस्था भी है, यहाँ माँ की तरह पूजते हैं, लेकिन गंदे नाले नर्मदा में मिल रहे हैं। इस पे आपका क्या प्लान है, रोड मैप रहेगा? निश्चित तौर पर ऐसे कई प्रोजेक्ट और प्लांट जिससे पानी का शोधन हो और फिर पानी उसमें जाए, ऐसे कई प्लांट, चाहे हम नर्मदापुरम लोकल शहर की बात करें और यहाँ से जुड़े अमरकंटक से भड़ूच तक, ये बड़ा प्रोजेक्ट पर उस पर काम हो रहा है और उसमें हमारी सरकार द्रुत गति से काम कर रही है। उनको रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराई जाएगी। जिस शहर का पानी है वो गंदा साफ होके वहाँ से निकले, शहर के बाहर गंदा होके न जाए। अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी आता है। इसके अलावा पर्यटन के विकास और बढ़ावा के लिए क्या रोड मैप और क्या आपका प्लान है? पर्यटन के लिए पचमढ़ी तो हमारे मध्य प्रदेश में पहले तो ग्रीष्मकालीन राजधानी रहती ही थी और अभी भी हिल स्टेशन है ही। इसके अलावा भी चूँकि हम नर्मदा का बेल्ट है, नर्मदा मैया का बेल्ट है, वहाँ से लेकर चाहे हमारे मढ़ई को ले लें, तवा के नीचे का प्रोजेक्ट ले लें, चाहे हमारे जितने भी छोटी छोटी पहाड़ियों पर मौनेश्वर धाम को ले लें, इन धामों को हम विकसित करने का काम करेंगे और पर्यटन उससे निश्चित तौर पे बढ़ेगा। हमारी सरकार बनेगी तो ये पूरा संसदीय क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा। माँ नर्मदा का पथ है, अमरकंटक से लेके खंबाती खाड़ी तक जाने के लिए केवल नरसिंहपुर होशंगाबाद जिले में आप देखेंगे 300 किलोमीटर नर्मदा जी के दोनों तरफ, चाहे ओल्ड बॉम्बे रोड हो चाहे नया जबलपुर जयपुर मार्ग हो, अगर इसके दोनों तरफ से अच्छी तरीके से प्लानिंग कर दी जाए तो हर 25 किलोमीटर पर एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें भी कई क्षेत्रों में खराब हैं। अभी जहां पूरे देश में 4 लाइन बन रहे हैं, लेकिन अभी भी यहां जो है हाईवे की कमी है और सड़कों का जो है जर्जर अवस्था में है। तो इनको लेके कोई प्लान है? प्लान तो हमारा लगातार निरंतर बढ़ रहा है। अब तो प्रतिदिन हमारी कई किलोमीटरों में सड़क बन रही। पहले कई दिनों में 1 किलोमीटर बनती थी, अंतर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। 4 लेन रोड 2003 के पहले का एक 4 लेन मध्य प्रदेश में बता दो आप, कहीं पर नहीं है। अब बाढ़ आ गई है और अपना भी ये जो नर्मदापुरम से लेकर हमारा करेली तक का मार्ग वह भी आगे स्वीकृत हो चुका है और ये भी 4 लेन बनेगा। और जगह जगह हम यहाँ से देखते थे, बरेली से हमको 4 लेन लग ही जाता है, नर्मदापुरम से लग जाता है और आगामी समय में उस पर द्रुत गति से काम चल रहा है और वो पूरा होगा। दुर्भाग्य है पूर्व मुख्यमंत्री जी की संसदीय क्षेत्र भी यहाँ से लगी है। बुधनी से नरसिंहपुर तक जाने के लिए जो ओल्ड बॉम्बे रोड था सबसे प्राचीन रोड है। क्षेत्र के लोगों से पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नाराजगी रही। हमारी सरकार बनेगी 6 लाइन रोड, इसको एक्सप्रेस हाईवे यहाँ बनाएंगे और होशंगाबाद से लेके इंदौर तक एक नया सुपर हाईवे बनाने का काम करेंगे। जनता आपको वोट क्यों दे? क्यों नहीं देगी ये आप बता दें, क्योंकि जनता का ही हूँ, ये टिकट जनता की है, मैं जनता की हूँ और जनता को ही मोदी जी और हमारे केंद्र प्रदेश के नेतृत्व ने टिकट दी है। तो जनता स्वतः आप तो पूरी जगह सर्वे कर रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि पहली बार जनता स्वयं चुनाव लड़ रही। हम तो फकीर हैं, जनता हमारी चुनाव लड़ रही और वही लड़ेगी। जनता इसलिए वोट देगी, जनता हमें जानती है कि हम अच्छे आदमी, इसलिए वोट देगी।